हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीआईपी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड स्टेट। अभी ठोस अवस्था क्या है, जो आपकी केमिस्ट्री है। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं केमिस्ट्री को लेकर के कि केमिस्ट्री का कितने पार्ट्स हैं और कितने चैप्टर हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं। देखो, केमिस्ट्री जब आपने साइंस जब आप चूज़ करते हो ना, तो साइंस के अंदर एक पार्ट्स बनता है जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो, ठीक है ना। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है या मैथ्स है, जो भी है ये केमिस्ट्री के साइंस के पार्ट्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे जो अपन केमिस्ट्री ले रहे हैं अपन, तो केमिस्ट्री के अंदर भी सब ब्रांचेस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो 3 ब्रांचेस मिलेगी मोस्टली आपको यहाँ पे। कौन कौन सी? पहली है भौतिक रसायन, भौतिकी रसायन, इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके अंदर क्या होता है, भौतिकी के जरिए से केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर भौतिकी के कुछ सिद्धांत लगते हैं, भौतिकी का ज्ञान मिलता है आपको, उसी के थ्रू से अपन को यह केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलती है। दूसरी आती है ऑर्गेनिक कार्बन रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड नंबर पे आएगी आपके इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन रसायन। अगर आप भौतिकी रसायन में यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री और अकार्बनिक रसायन दोनों को मिला करके अगर आप इसका पार्ट जोड़ते हो, तो आपको 50% आपके सिलेबस में है 12th क्लास के अंदर, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप कार्बन रसायन को देखते हो, तो ये अकेली 50% कोर्स में है आपके। तो ये तो होगी मोस्टली बात। अब कार्बन रसायन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? कार्बन रसायन के अंदर हम पढ़ेंगे जो भी हमारे ये मानव के संबंधित चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है ना। जो मानव के अंग के अंदर या सजीव के अंदर जो अवयव कण हैं, उनके बारे में जानकारी जो अपन पढ़ेंगे, वो सारी की सारी इसी के अंदर आएगी। अकार्बनिक रसायन के अंदर तत्वों के बारे के अंदर जो इसमें बच जाएगा, कार्बन रसायन के अंदर जो बच जाएगा, वो सारा का सारा अकार्बन रसायन के अंदर आएगा, ठीक है ना। जो कार्बन के अंदर, जिसके अंदर कार्बन नहीं मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें अकार्बन रसायन के अंदर आएगी। ये तो हो गया आपका एक छोटा सा परिचय केमिस्ट्री को लेकर के। अब जो अपनी ठोस अवस्था है, इसको स्टार्ट करते हैं। आप पदार्थ के बारे में पढ़ के आते हो 9th क्लास के अंदर, ये पदार्थ के बारे में आप जान लेते हो। पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ क्या होता है? जिसका कोई आयतन हो और कुछ उसका द्रव्यमान हो। एक छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूं मैं। जिसका निश्चित आयतन एवं द्रव्यमान द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। तीनों चीजें एक ही है।
ये हो गई सबसे पहले अपने पास में पदार्थ की डेफिनेशन। ठीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे ताकि आपके नोट्स भी बनते रहेंगे साथ में। अब क्या है पदार्थ, क्या है किसी का भी पदार्थ, क्या चीज़ है आपके सामने अगर आप देखो तो ये पेन भी एक पदार्थ है, बोर्ड है ये भी पदार्थ है, आपके हाथ में मोबाइल है वो भी एक पदार्थ है, आपके हाथ में कॉपी है वो भी एक पदार्थ है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी वो वस्तु जिसका कोई वेट है, जिसका कोई भार है और वो कोई जगह स्थान घेर रही है, वह सारी चीजें पदार्थ के अंदर आएगी। 99% चीजें लगभग पदार्थ हैं दुनिया के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ रही है, ये पदार्थ में आ रही है। अब पदार्थ के भाग कितने होते हैं, आप पिछली क्लासों के अंदर भी पढ़ के आते हो, पदार्थ के 3 पार्ट होते हैं मोस्टली, मुख्य पार्ट जो होते हैं ना पदार्थ के, ये 3 भाग होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। वैसे तो और भी आपको बहुत सारे इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। अपन यहाँ पे 3 पार्ट्स के बारे में, 3 भाग के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पे एक भाग और मैं आपको बता दूंगा साथ में। एक होता है ठोस, दूसरा हो जाएगा आपके पास में द्रव, थर्ड पे आएगा गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये आपको सभी को पता है, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती है। ठीक है, ये अवस्था के लो या फिर इसको आप भाग के लो, पदार्थ 3 भागों के अंदर बांटा है हमने। ठीक है, मुख्य भाग है, इसके अलावा भी और से भी होते हैं, एक प्लाज्मा भी होता है जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा के बारे में भी। तो ये तो मेन 3 चीजें हो गई है, ठोस, द्रव और गैस। अगर अपन इन तीनों के बीच में अगर अंतर करते हैं, एक मोटा ही मोटा अंतर करते हैं तीनों के बीच में, तो क्या होता है, तो देखिए आप सबसे पहले आयतन को लेकर के करते हैं। आयतन अगर देखते हो आप इसका तो निश्चित होता है, फिक्स होता है आयतन। ठोस है, कोई भी कहीं पे भी रखा है आपने उसको, ठोस को 1 किलो है, 1 किलो को यहां से उठा करके आपने यहां पे रखा तब भी वो 1 किलो ही है। आयतन इसका क्या है, चेंज नहीं होगा, आयतन इसका निश्चित होता है एकदम। द्रव का भी आयतन क्या होगा, मान लीजिए कि द्रव है आपके पास में, लिक्विड चीज है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो वो भी उसका भी आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। गैस, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इन दोनों का आयतन निश्चित, उसका अनिश्चित आयतन मिलता है आपको। आकार, आकार देखते हैं। अब आकार देखो आप ठोस का, मान लो कि आपके पास में ठोस वस्तु है, ठीक है, आपने यहां पे इसको रखा और या फिर आपके पास में है, तब भी ये सेम आकार में रहने वाली है। आप 5 साल बाद में देखोगे तब भी इसका सेम आकार रहने वाला है, इसके आकार में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन इसी प्रकार से आप द्रव को देखते हो, लिक्विड को देखते हो, आपके पास में एक मग के अंदर पानी है मान लीजिए, ठीक है ना, 1 लीटर पानी है, अगर आप उसको पतीले के अंदर खाली कर दोगे तो उसके आकार का बन जाएगा, तो इसका आकार क्या हो रहा है, अनिश्चित हो रहा है। इसी प्रकार से अगर गैस है आपके पास में, गैस को आपने कोई बाटले के अंदर आपकी पैक आती है गैस, अपन घर के अंदर देखते हैं गैस सिलेंडर के अंदर गैस पैक आती है, तो अगर अपन उसको निब को दाब देते हैं तो गैस फ्री हो जाएगी। गैस फ्री होती क्या होगा, वहां पे चारों तरफ फैल जाएगी, यानी कि उसका भी आकार क्या है, निश्चित नहीं, पूरी चारों तरफ गैस फैल रही है, तो पूरे रूम के अंदर आपकी गैस हो गई, इसका मतलब क्या है, उसका आकार अनिश्चित हो रहा है। तो इसका तो आकार मिलेगा आपको निश्चित, ये मिलेगा आपको अनिश्चित इसका आकार गैस द्रव का। इसी प्रकार से गैस भी आपको अनिश्चित ही मिलेगी। ये तीनों प्रकार के, इन तीनों के पदार्थों के ये हो गए आकार के हिसाब से। अब इनके अंदर आता है एक अंतरा आणविक बल, जो इसमें बल लग, अंतरा आणविक बल। अब जब ये ठोस के अंदर जो अवयव कण पाए जाते हैं, इन कणों के बीच में जो बल लगता है, वो अंतरा आणविक जो बल लगता है,
ये बहुत ही प्रबल टाइप का होता है। प्रबल टाइप का कैसा होता है? क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में इनके मध्य लगने वाला बल प्रबल होता है। प्रबल होगा तभी तो इनकी व्यवस्था क्या होगी, कठोर होगी, ये आपस में एक दूसरे के चिपके हुए रहेंगे। तो ये होगा प्रबल, इसमें अंतराण्विक बल रहेगा प्रबल। इसके मुकाबले इसमें द्रव में लिक्विड में रहता है, इसका बल कम रहता है। लिक्विड में बल कौन सा रहेगा, कम रहेगा, यानी कि यहां पे रहेगा दुर्बल। और गैस के अंदर तो बल ही नहीं होता है, क्योंकि इसकी अणु की अगर आप व्यवस्था देखो तो इसके अणु कुछ इस प्रकार से मिलेंगे आपको, है ना, कुछ कुछ दूरी के ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इसके अणु देखते हो गैस के, तो गैस के अणु तो आपको इस टाइप से मिलेंगे भैया। तो ये बहुत ज्यादा दुर्बल रहेगा, इसको अति दुर्बल कह सकते हैं। अंतरा आणविक बल अति दुर्बल मिलता है। अपन को इस चैप्टर के अंदर इन दोनों को तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। द्रव और गैस के बारे में जानना ही नहीं है, अपन पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ ठोस के बारे में। ये छोटी सी एग्जाम्पल था, यहाँ तक कि अपन की जानकारी जो है ये ठोस वाली जानकारी अपन को काम में आने वाली है, सारी ये चैप्टर है। लेकिन अपन इसकी तुलनात्मक कर रहे थे, तो इनको साथ में लेकर के चल रहे थे, ठोस, द्रव और गैस तीनों को। अब अंतराण्विक बल हो गया, इसी के साथ में जो इनकी अंतराण्विक दूरियां होती है, जो अणु होते हैं ना, उनकी दूरियां क्या होती है, इसकी दूरी होती है बिल्कुल पास पास। जब बल मजबूत होगा तो दूरी क्या होगी, अंतराण्विक दूरी अगर आप इसकी देखते हो, अंतराण्विक दूरी, ये अत्यधिक पास होते हैं। इसकी जो अणु होंगे आपस में बहुत ज्यादा पास होंगे। जब पास होंगे तभी तो एक कठोर व्यवस्था बनेगी यहाँ पे ठोस की, ठीक है। तो ये अत्यधिक पास होते हैं, अति पास लिख सकते हो या अत्यधिक पास लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से लिख लें। और जो इनके कण होते हैं वो आपस में पास पास होने की वजह से, जब कण आपस में बहुत ज्यादा पास होंगे ना, तो आपस में एक निश्चित क्रम के अंदर ही दोलन करते हैं, गति करते हैं। क्योंकि देखो मान लो कि यहाँ पे इनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे तो दोलन करने की, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के अंदर 60 बच्चों की बैठने की क्षमता है, ठीक है ना, और उसके अंदर 60 बच्चे पूरे बैठे हैं, तो कोई भी बच्चा हिलना डुलना तो बहुत मुश्किल से कर पाएगा। उसी क्लास के अंदर अगर मान लो 40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहां पे दोलन क्या होगा, आराम से हो सकता है। इसी तरह से अगर वहां पे 20 बच्चे बैठे हुए हैं तो आराम से डोलते फिरेंगे बच्चे, तो है ना। तो यहाँ पे जो बल है, सॉरी, अंतराण्विक दूरी है अणुओं के बीच की, यहाँ पे बहुत अधिक पास होते हैं ये। तो इनके अंदर क्या होता है, दोलन, ठोसों के अवयव कणों की स्थिति निश्चित होती है। कण क्या करते हैं, माध्य स्थिति के अंदर ही बस दोलन करते रहते हैं। कण जो होते हैं माध्य स्थिति में दोलन करते हैं, अतिपास। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कण माध्य स्थिति, यानी कि जो जहां पे बैठा है ना वहीं पे बस वो थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर हो लिए, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोलन करते हैं। इसके अलावा इसका अगर अगला गुण देखते हैं तो ये असंपीडी होते हैं और कठोर होते हैं। भाई ठोस क्या होते हैं, मजबूत होते हैं ना। एसएमपीटी का मतलब जिसको आप अपना हाथ से नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। कई चीजें होती है जिसको अपन हाथ से दबा लेते हैं तो संपीड़ित तो हो जाती है, हाथ से दबाने के बाद में भेली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या ये एसएमपीटी है, ठीक है ना, ये यहाँ पे कठोर होते हैं, तो किसी भी वस्तु को आप आसानी से अपने हाथ से नहीं दबा सकते। आप लोहे को दबा सकते हो क्या, भेला कर सकते हो लोहे को, नहीं कर सकते ना, तो एसएमपीटी हैं, ठीक है। तो ये इसके अभिलाक्षणिक गुण लिख सकते हो आप यहाँ पे, और इनको एक एक पॉइंट से बिल्कुल
निश्चित परिभाषा के साथ में आप इसको लिख सकते हो, लेकिन ये इतना एग्जाम में पूछने के लिए चीज़ें आती नहीं है। आधा एक नंबर का अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से। ठीक है, अब हम जो ठोस पढ़ रहे थे, अब ठोस को दो भागों के अंदर डिवाइडेड किया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि आपने पहले पदार्थ पदार्थ के अंदर पदार्थ के पार्ट्स किए थे, 3 अलग अलग भाग हुए थे, मुख्य भाग जो थे वो 3 थे। इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे ये अब ठोसों के भाग पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, तो अब ठोस को डिवाइड किया जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट होता है क्रिस्टलीय ठोस। दोनों की तुलनात्मक तुलना करते जाएंगे और आगे इसको समझते जाएंगे। तो यहाँ पे एक बढ़िया सी सारणी बना लीजिए आप अपनी कॉपी पे। रजिस्टर के आप एक पेज का लेकर के उसको दो भागों के अंदर डिवाइड करोगे ना, तो एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस लिख दो, एक तरफ अक्रिस्टलीय ठोस लिख दो, और जिसके बीच में अपन तुलना करेंगे, जिन चीज़ों को लेकर के तुलना करेंगे ना, वो इस साइड के अंदर अपन लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ज्यामितीय आकार पर। ज्यामितीय आकार के आधार पर जब हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में तुलना करते हैं ना, तो क्या होता है कि इसकी ज्यामिति जो होती है ना, वो एक निश्चित ज्यामिति होती है और इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। अब इसका उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से। मान लीजिए कि आप स्कूल के अंदर है, ठीक है, और प्रे हो रही है आपकी स्कूल में। आपकी स्कूल में प्रे के टाइम में जब व्यवस्था होती है खड़े होने की, क्या रहती है, सभी क्लास के बच्चे अलग अलग क्लासों के क्लास वाइज खड़े होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक व्यवस्था के साथ में सब बच्चे खड़े हो रहे हैं। छोटे बच्चे आगे रहेंगे, बड़े बच्चे पीछे रहते हैं, इसी व्यवस्था के क्रम में खड़े रहते हैं। लेकिन ये व्यवस्था रहती है आपकी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। और इसी तरह से जो बच्चे लेट आते हैं, कई बार बच्चे बहुत लेट भी आते रहते हैं और प्रे चलती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लेट बच्चों की एक लाइन अलग ही बन जाती है। तो वहाँ पे कोई छोटा पहले आ रहा है तो बड़ा पहले आ रहा है, या किसी भी क्लास का आ रहा है, सब मिक्स होकर के चल रहे हैं, तो उसका कोई क्रम नहीं है, उसकी कोई ज्यामिति फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे उसकी जो ज्यामिति बन रही है वो अनिश्चित हो रही है। समझ गए ना ज्यामिति का प्रकार को, ज्यामिति को किस तरह से निश्चित हो रही है और किस तरह से अनिश्चित हो रही है। या फिर अनिश्चित को इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि आपकी लंच हुई है, लंच के टाइम में सब बच्चे अपने अपने काम से अपने अपने दोस्तों के साथ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है ना, 12th क्लास का बच्चा 8th क्लास वाले के साथ में भी बैठा है, क्योंकि वो अपने भाई बहनों के साथ में है। तो यहाँ पे सबकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। तो ये इसी प्रकार से इसकी व्यवस्था रहती है, ज्यामिति आकार के ऊपर इसकी व्यवस्था रहती है। ये रहता है निश्चित और इसकी व्यवस्था रहती है अक्रिस्टलीय की अनिश्चित। अब गलनांक पे देखते हैं, दूसरा बिंदु लेते हैं गलनांक का। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जो बहुत अधिक ठोस होते हैं ना उसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जो कुछ कम ठोस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप रबड़ वगैरह हो गया, ये भी इसके अंदर आएगा, ठोस के अंदर आएगा, लेकिन वो श्रेणी कैटेगरी उसकी अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर आएगी। यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या आ गया, लोहा आ गया, तांबा आ गया। अब अगर आप इनको गलाते हो, ठीक है ना, इनका गलनांक बिंदु जो होता है ना, एक अभिलाक्षणिक बिंदु पे गलते हैं। इनका निश्चित टेम्परेचर रहता है कि इस टेम्परेचर पर ये गलेंगे। तो इनका जो टेम्परेचर रहता है क्रिस्टलीय ठोस का, ये एक निश्चित व्यवस्था के साथ में निश्चित तापमान पर अभिलाक्षणिक रहता है। इसका क्या लिख दोगे, अनिश्चित तापमान। अभी समझा देते हैं आपको ये पूरी बात। मान लो बर्फ है, बर्फ प्योर ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है।
अब अगर आप उसको पानी के अंदर चेंज करना चाहते हो तो आपको 100 डिग्री पर उसको बॉईल करना रहेगा, यानी कि 100 डिग्री पर आने के बाद में बर्फ का पानी बन जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। या इसी प्रकार से लोहा है, लोहे को पिघलाने के लिए उसका एक निश्चित तापक्रम रहता है कि आपको इतना गर्म करने के बाद में लोहा क्या हो जाएगा, गल जाएगा और उसको किसी भी शेप में डाल सकते हो। तो मान लो कि लोहे का जो तापमान है, लोहे को 260 डिग्री पर गर्म करने पर वो पिघल जाता है, तो उसका तापमान हो गया, वो उसका अभिलाक्षणिक गुण हो गया, इस बिंदु पर वो पिघल जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर क्या होता है, आप अक्रिस्टलीय ठोस में से यानी कि आप रबड़ को जलाइए, आप रबड़ को जलाओगे तो क्या होगा, वो कहीं से कभी जल रहा है, कहीं से आकर के, पॉलीथीन तो आपने जलाई होगी लगभग सभी ने, या फिर ट्यूब टायर जलाते हुए आपने देखा होगा, तो कहीं से कोई गिर रहा है, कभी कहीं से उखड़ के पड़ रहा है वो, तो इसका कोई तापमान निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित क्रम में जलता रहता है। समझ गए ना बात को। ये हो गया इसका गलनांक बिंदु। अगला है इसका विदलन गुण। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, इनको अगर अपन काटते हैं चाकू की सहायता से, अगर अपन इनको काटते हैं या फिर किसी भी जिससे कटते हैं उससे अपन काटते हैं, तो इनकी जो सतह निकलती है ना वो चमकदार निकलती है। जैसे कि अपन घर पे आपने देखा होगा, पनीर वगैरह तो सभी ने काटते हुए देखा होगा, जब पनीर को काटते हैं ना तो उसकी एकदम चिकनी सतह नहीं निकलती है, तो उसी टाइप से इसकी चिकनी सतह निकलती है। तो इसको लिख दो, चिकनी और चमकदार सतह निकलती है इसकी। तेज धार एकदम मखमली चीज मिलेगी आपको ना। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर अपन काटते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को, तो अक्रिस्टलीय ठोस को काटने पर क्या होता है, जैसे कि आपने रबड़ को काटा है तो रबड़ क्या होगा, कहीं से आंका हो रहा है, बांका हो रहा है, मतलब उसकी सतह एकदम खुरदरी रहती है, चिकनी सतह नहीं रहती है, तो ये खुरदरी सतह के साथ में कटता है। ये इसके 3 गुण हो गए, अंतर भी हो रहा है और तीनों की बात, दोनों की बात भी हो रही है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के। अब इनका आता है शीतलन वक्र, जिसको आप कह सकते हो गलन एंथैल्पी, किताब के अंदर लिखा है इसको गलन, सॉरी, गलन एंथैल्पी, इसको कहेंगे शीतलन वक्र। विदलन गुण आपने देख लिया, अब है इसका शीतलन गुण। शीतलन गुण क्या होता है इसका, क्रिस्टलीय ठोस है, वो एक निश्चित तापमान पर जम जाएगा, यानी कि आपके पास में बर्फ है, मान लीजिए कि आपके पास में बर्फ है, ठीक है ना। शीतलन वक्र का मतलब हो रहा है इसका ग्राफीय रूप, ठीक है ना, इसका ग्राफीय रूप कैसा रहेगा उसको अपन को बताना है। शीतलन वक्र के अंदर क्या रहेगा, मान लीजिए कि आपके पास में बर्फ है और बर्फ को आपने, पानी है, सबसे पहले आपके पास में पानी है, पानी को आपने जमाया और इस निश्चित बिंदु के ऊपर जाकर के वो बर्फ में चेंजिंग हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से लेकर के मान लीजिए बर्फ का जो तापमान है 40 डिग्री तक सॉरी 0 से लेकर के 20 डिग्री तक वो बर्फ में रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक का इसका तापमान है, जब ये बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो गया तो ये पूरा बर्फ ही रहेगा। अब क्या होगा, ये एकदम से फिर वापस यहाँ पे इसको जब आप पानी के अंदर छोड़ोगे तो ये इसका एक निश्चित तापमान के साथ में ये पानी के अंदर चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि इनका फिक्स तापमान रहता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इधर शीतलन वक्र देखते हो
तो इसका शीतलन वक्र कुछ इस तरह से आएगा। इसका तापमान निश्चित नहीं है, कब जम रहा है कब पिघल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आप रबड़ को जला रहे हो तो कब वो रबड़ पिघल रहा है, कब जल रहा है, कब बिखर रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। व्यवस्था क्रम इसका अनिश्चित रहता है, ठीक है ना। इसका शीतलन वक्र एकदम सीधा मिलता है अपन को, और इसका शीतलन वक्र, इसका कोई टेम्परेचर नहीं है कि कब बिखर रहा है और कब ये गल रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है देशिकता। देशिकता के लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा सब कुछ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना, इनके जो अवयव कण पाए जाते हैं, इनके अंदर कणों की व्यवस्था जो रहती है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार की इसमें कणों की रहती है मेजरमेंट, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे अगर आप ऐसे चलते हो, मान लो कि कोई भी एक आयन मान लीजिए, इसको NaCl मान लीजिए, है ना, अपन इसको NaCl मान लेते हैं, या फिर इसकी कणों की व्यवस्थाएं देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अलग व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे डॉट है, फिर गोला है, डॉट है, फिर गोला है, फिर डॉट है। ये इस प्रकार से बहुत लंबी व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस व्यवस्था के अंदर आप देखते हो, इस साइड से लेकर के आते हो आप इसको, ऐसे अगर आप देखते हो तिरछा, इसको आप नाम दे दो C और D का, इसको नाम दे दो B A B का। इनका क्रम देखिए, है ना, दोनों व्यू से आपको अलग अलग कणों की व्यवस्था नजर आएंगी। एक तरफ तो आपको सभी कण एक समान नजर आ रहे हैं, और एक क्रम के अंदर आप A और B की साइड से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्रमों की व्यवस्थाएं अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसकी जो देशिकता का गुण है, इसको विषम देशिक प्रकृति का बोला जाता है। ये कहलाते हैं विषम देशिक प्रकृति के। एक समान नहीं है ना, इसलिए इसको विषम देशिक प्रकृति बोला जाता है। इसी प्रकार से एक्रिस्टलीन ठोस हो गया। अगर आप आकृति देखोगे तो कहीं पे भी कुछ भी मिल जाएगा आपको। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अणु जहां मर्जी आ रहे हैं वहां पड़े हैं अणु, ठीक है ना। कहीं पे 3 अणु एक साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो क्रम वाइज में, तो हर गोले को 4 डॉट ने घेरा हुआ है, या हर डॉट को 4 गोले ने घेरा हुआ है। यहाँ पे ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको। तो ये कहलाता है समदेशिक, इसकी प्रकृति कहलाती है समदेशिक प्रकृति। ये बात हो गई यहां तक। अब देखिए अगला पॉइंट है इसकी प्रकृति का। आप पॉइंट नंबर लगाते चलना। इनकी प्रकृति किस टाइप की होती है। ठोस के अंदर तो आप देख लो, जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनकी प्रकृति रहती है वास्तविक ठोस रहते हैं, ये मजबूत ठोस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में अंतराणविक बल बहुत ज्यादा मजबूत है इनका, ठीक है ना। और इनके अंतराणविक जो अणु है वो बहुत ज्यादा पास पास में है, तो इनको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने मान लीजिए कि कोई आपके पास में कोई लोहे की वस्तु है, तो आप उसको तोड़ सकते हो कि आसानी से नहीं तोड़ सकते ना। तो ये क्या हो रहे हैं, ये वास्तविक ठोस हो रहे हैं। इसी की वजह से ये क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ये होते हैं वास्तविक ठोस। अगर आप इनका एग्जाम्पल लिखते हो, हीरा है सदा के लिए, FeCU है, इसके उदाहरण हो गए। हीरा भी ठोस होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ठोस होता है हीरा। तो ये सारे के सारे इसके उदाहरण हो गए हैं। इसको बोलते हैं, ये होता है अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस। झूठा ठोस होता है भैया, ये आभास होता है कि ठोस है, वरना ठोस ठोस कुछ नहीं होता है। अब ये आभासी ठोस क्या है, किसका उदाहरण है। आप इसको रबड़ को ले लीजिए, ठीक है ना, ये इसके उदाहरण है, रबड़ वगैरह और इसके उदाहरण है।
सी की मात्रा बड़ी ए की मात्रा आएगी, ठीक है ना, सी पे आभासी ठोस। प्रकृति हो गई इसकी, ये तो है वास्तविक ठोस और वह अतिशीतित द्रव, और इसके अलावा आपकी अवयव कणों की व्यवस्था के क्रम के हिसाब से अगर अपन इसको देखते हैं, व्यवस्था क्रम के अनुसार दोनों के बीच में अगर अपन अंतर करते हैं, इनकी जो अवयवी कण मिल रहे हैं अपन को, ठीक है ना, इसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो देखते ये है दीर्घपरासी व्यवस्था मिलेगी आपको इसमें। दीर्घपरासी व्यवस्था कैसे, देखो अल्टरनेट चल रहा है, गोला है डॉट है, गोला है डॉट है, गोला है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ गया, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, गोला आ जाएगा। तो ये लंबी परास वाले चलने वाली है ना, परास का मतलब होता है दूरी, ठीक है ना, लंबी दीर्घपरासी व्यवस्था मिलती है आपको इसके अंदर। और इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं लघुपरासी लघुपरासी व्यवस्था मिलती है। देख लो, अब कहीं पे जहाँ पे गोला होना चाहिए वहाँ पे डॉट आ गया, जहाँ पे डॉट होना चाहिए वहाँ पे गोला हो गया। इसकी कोई क्रम निश्चित नहीं है, ठीक है ना, बहुत दूरी तक चल गए तो जहाँ तक ठीक है, वरना इसके अंदर एक क्रम के साथ में चलती रहती है और ये बहुत लंबी दूरी तक चलती है। इसी तरह से अपन ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को पढ़ लिया है। अक्रिस्टलीय ठोस यहीं पर समाप्त हो जाएगा अपना, जबकि क्रिस्टलीय ठोस आगे तक चलेगा। अब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के अगले सेशन के, अगले जब अपन अगली क्लास के अंदर अपन अब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। इसके भाग और भी हैं, उन सभी भागों को पढ़ेंगे। तो जब भी अपन इस क्लास के अंदर जहाँ तक अभी तक आपने पढ़ा है इसको अच्छे से समझिए और इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। टाइम से पहले आपका कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। और ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगी।